राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में इसकी 10वीं कहानी नागदत्त में अब तक हमने पढ़ा कि नागदत्त की दवाइयों से राजा की बहन की हालत में सुधार होने लगता है, जिससे राजा बहुत खुश होता है और वे नागदत्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके साथ परशुपुरी चले, वे उनका खासा ख्याल रखेंगे। नागदत्त क्योंकि ईरानियों के देश में जाकर वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को जानना परखना चाहता था, इसीलिए वे इनकार नहीं करता। तब अ, राजा की बहन जो है अपनी बेटी रोशना को बुलाकर कहती है कि नागदत्त का खासा ख्याल रखा जाए, इन्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो, और रोशना अपनी एक चतुर्दासी सोफिया को इस बात का जिम्मा सौंप देती है। परशुपुरी पहुंचकर नागदत्त को बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर सारी चीजें जो है वो मैन मेड हैं, प्राकृतिक रूप से यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद राजा की बहन जो होती है वो उसकी सेवाओं से खुश होकर उसे नजराने के तौर पर बहुत सा धन देना चाहती है, लेकिन नागदत्त जो है अपनी सेवा टहल में लगी दासी सोफिया को मांग लेता है और उसे दासता के बंधन से मुक्त कर देता है। लेकिन सोफिया फिर भी अपनी इच्छा जाहिर करती है नागदत्त के साथ रहने की, जिसे नागदत्त स्वीकार कर लेता है। उसके बाद वे दोनों चर्चा करते हैं कि तक्षशिला में हालांकि दास प्रथा नहीं होती है, लेकिन एक राजा कई सारी स्त्रियों के साथ विवाह करता है, जो एक तरीके से स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए दासता ही है। तो यहां तक तो हमने चर्चा कर ली थी, और वह सोफिया से ये भी बोलता है कि वह आगे अपनी यात्रा चालू रखना चाहता है। सोफिया कहती है कि वे भी नागदत्त के साथ जाना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि रास्ते में कहीं दूसरे लोग उसको सोफिया को नागदत्त से छीन ना लें। तब नागदत्त बोलता है कि वे रिकमेंडेशन लिखवा लेगा राजा और राजा की बहन से कि वह उनका राज वैद्य है, तब उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे ले चलेंगे और इस कहानी के अंतिम पड़ाव में चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। चौथा दृश्य है, वैद्य नागदत्त की हर जगह आवभगत होती थी। वह हिंदू वैद्य था, पार्श्व शहनशाह दारयोश का वैद्य रह चुका था, साथ ही चिकित्सा में उसका अद्भुत अधिकार था। परशुपुरी में रहते ही वह यवन भाषा सीख गया। फिर सोफिया उसकी सहचरी थी। उसने मकदूनिया देखी। फिलिप के पुत्र अलिक सुंदर विद इन ब्रैकेट सिकंदर, वैसे आमतौर पर सिकंदर को हम अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया ही शब्द जो है वो राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक में पढ़ने को मिल रहा है, जो है अलिक सुंदर विद इन ब्रैकेट सिकंदर के गुरु अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को देखा। नागदत्त स्वयं भी दार्शनिक था, किंतु भारतीय ढंग का, पॉइंट टू बी नोटेड, भारतीय ढंग का। अरस्तु की शहंशाह पसंदी से उसका मतभेद था, तो भी वे अरस्तु के लिए भारी सम्मान लेकर मकदूनिया से विदा हुआ। अरस्तु की सबसे बड़ी बात जो उसे पसंद आई वह थी सत्य की कसौटी दिमाग नहीं, जगत के पदार्थ प्रकृति है। मतलब ये प्रकृति ही सत्य है, दिमाग से उपजे जो ग्रंथ जो वेद वगैरह है वो नहीं। अरस्तु प्रयोग तजुर्बे को बहुत ऊंचा स्थान देता था। नागदत्त को अफसोस होता था कि भारतीय दार्शनिक सत्य को मन से उत्पन्न करना चाहते हैं, मतलब काम की बात ना करके हमेशा मन की बात यहाँ चालू रहती है, जो आज तक भी है। नागदत्त ने अरस्तु के मनस्वी शिष्य की प्रशंसा उसके गुरु के मुख से सुनी थी और खुद भी कई बार उससे बातचीत की थी। उस तरुण में असाधारण शौर्य ही नहीं बल्कि असाधारण परख भी थी। नागदत्त ने अरस्तु से एथेंस जाकर लौट आने के लिए छुट्टी ली थी, किंतु उसे क्या मालूम था कि यही उसकी यवन दार्शनिक से अंतिम भेंट होगी। वीरों की जननी, गणतंत्र की विजय ध्वजाधारिणी एथेंस नगरी के भीतर वह उतने ही श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रविष्ट हुआ जितना कि वह तक्षशिला के लिए करता। नगर फिर से आबाद हो गया था, किंतु सोफिया ने बतलाया कि अब ये वह एथेंस नहीं रहा। वेनस जुपिटर के मंदिर अर्थात वीनस और जुपिटर के मंदिर अब भी अमर कलाकारों की सुंदर कृतियों से अलंकृत थे, परंतु एथेंस के नागरिकों में वह उत्साह, वह जीवन नहीं था जिसे कि सोफिया ने देखा था। सोफिया के पिता का घर नहीं, उसकी भूमि पर बने घर का स्वामी कोई मकदूनिया व्यापारी था। मतलब सोफिया का घर जहां पर था अब वहां किसी मकदूनिया व्यापारी ने कब्जा कर लिया था। उस घर को देखकर वे इतनी उद्विग्न हुई कि
एक दिन रात उसकी चेष्टाएं उसके स्वाभाविक गंभीरता के विरुद्ध होती थी, किंतु वह बोलती कम थी। कभी उसके नेत्रों से आंसुओं के बूंदे झरते थे और कभी वह संगमरमर की मूर्ति सी निश्चल हो जाती थी। नागदत्त समझ गया कि अपने बाल्य के प्रिय स्थान को ऐसी अवस्था में देखकर उसकी यह हालत हुई है, किंतु बड़ी मुश्किल यह थी कि समझाने का वहां अवसर न था। और अंत में सोफिया के इस मर्मांत शोक का असर नागदत्त पर भी पड़ा। जब सोफिया फिर प्रकृतिस्थ हुई तो वह बिल्कुल बदली हुई थी। मतलब जब अपने शोक से वह उबर गई तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अपने शरीर को सजाने को अभी उसे ख्याल ना होता था, किंतु अब वह गणतांत्रिक एथेंस की तरुणियों की भांति अपने खुले सुवर्ण केशों को ताजे फूलों की माला की मेखला से बांधती थी। बदन पर यवन सुंदरियों का पैर तक लटकता अनेक चुनावों वाला सुंदर कंचुक होता था, मतलब मैक्सी ड्रेस, और पैरों में अनेक बद्धियों की चप्पल, मतलब ग्लैडिएटर स्लीपर्स। उसके सुंदर श्वेत ललाट, गुलाबी कपोलों, अतिरिक्त होठों में तरुण सौंदर्य और स्वास्थ्य का अद्भुत सम्मिश्रण था। और प्रसन्नता मुस्कान तो उसके चेहरे होठों पर हर वक्त नाचती रहती थी। नागदत्त को ये देखकर आश्चर्य नहीं, अपार हर्ष हुआ। उसके पूछने पर सोफिया ने कहा, प्रिय नाग, मैंने जीवन को अब तक एकमात्र शोक और चिंता की वस्तु समझ रखा था, किंतु मुझे वह दृष्टि गलत मालूम हो रही है। जीवन पर हर तरह की एकांगी दृष्टि जीवन को मूल्य को कम कर देती है और उसके कार्य करने की क्षमता को निर्बल कर देती है। मतलब यदि आप हमेशा शोक में डूबे रहेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होने लगती है। आखिर तुम भी नाग तक्षशिला के भविष्य के लिए कम चिंता नहीं रखते हो, किंतु तुम चित्त को शीतल रख उपाय सोचने में सारी शक्ति लगाते हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है सोफी, तुम्हें इतना आनंदित देखकर। मुझे आनंद क्यों ना होगा? मैंने एथेंस में लौटकर अपने प्रिय को पा लिया। नागदत्त ने हर्षोल्लास से पुलकित होकर कहा, यह और भी आनंद की बात है कि तुमने अपने प्रिय को इतने दिनों बाद पा लिया। मैं देखती हूं ना, तुम मनुष्य नहीं हो, देवताओं से भी ऊपर हो। तुम में ईर्ष्या छू तक नहीं गई है। ईर्ष्या का यहाँ क्या काम? मैंने सोफी क्या जिम्मा नहीं लिया था कि तुम्हें यवन देश में पहुंचाने का? मैंने क्या तुमसे कहा नहीं था कि तुम वहां अपने प्रिय को ढूंढ लेना? हाँ, कहा था। तुम्हारे इस असाधारण हर्ष को देखकर मुझे ख्याल होने लगा था कि तुम्हें कोई असाधारण प्रिय वस्तु प्राप्त हुई है। तुम्हारा ख्याल ठीक निकला नाग। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दो तुम्हारे प्रियतम को यहाँ निमंत्रित करने का, या यदि वे यहाँ ना आ सके तो फिर उसे देखने का। किंतु तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सचमुच ये क्या मैं ही उतावला हो रहा हूँ? तुम गलत नहीं कह रही हो। नागदत्त ने अपने को रोकने की कोशिश की। सोफिया को भय मालूम होने लगा कि वह अपने आंसुओं को रोक न सकेगी। उसने एक और मुंह फेर लिया। देख सकते हो, किंतु तुम्हें एथेंस के तरुण का भेष धारण करना होगा, इससे कुछ अच्छा। वह नया होगा। नया चप्पल जो तुम कल खरीद लाई, मैं उसे पहन लेता हूँ। मतलब नागदत्त को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कुछ नया करने की। जाओ पहनाओ, तब तक मैं अपनी प्रियतम के लिए माला ले लूं। लिदिया उसे गूंथ रही है। अच्छा, कह नागदत्त दूसरे कमरे में चला गया। सोफिया बैठक के बड़े दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने वस्त्रों और फूल के आभूषणों पर एक बार फिर हाथ फेरा, फिर एक माला को दर्पण के पीछे रख चुपके से कमरे के द्वार पर जाकर बोली, नाग, बहुत देर हो रही है, कहीं मेरा प्रियतम किसी प्रमोदशाला में ना चला जाए। जल्दी कर रहा हूं सोफी, ये तुमने कैसा तोगा ला दिया है? इसकी चुंदन ठीक नहीं बैठ रही है। मैं सहायता कर दूं, बड़ी कृपा होगी। उलझी चुंदन को सुलझाना आसान था। फिर नागदत्त ने नई चप्पल को पहना। नागदत्त के खिले मुंह की ओर देखने का सोफी को साहस नहीं हुआ। उसने हाथ को पकड़कर कहा, पहले चलो दर्पण में अपनी नई पोशाक तो देख लो। तुमने देख लिया सोफी, यही बहुत है। विनीत भेष होना चाहिए। हाँ, मैं तो समझती हूँ विनीत है, किंतु एक बार देख लेने में बुराई तो नहीं है। सोफी ने नागदत्त को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया, फिर अपने वस्त्र को देखने लगा। वह उसी वक्त उसने माला निकाल कर कहा, मतलब जब नागदत्त अपने आप को दर्पण में देख रहा था, शीशे में देख रहा था, तो सोफी ने अपने हाथ से माला निकाल ली।
ये माला मैंने प्रियतम के लिए बनाई है। बहुत अच्छी माला है सोफी, किंतु मालूम नहीं उसे कैसी लगेगी। क्यों? बहुत अच्छी लगेगी। उसके पीले केश और ये माला अतिरिक्त गुलाबों की है, सुंदर मालूम होगी। जरा तुम्हारे सिर पर रखकर देख लूं। तुम्हारी मर्जी, मेरे भी केश पीले हैं, इसीलिए तो निश्चय कर लेना चाहती हूँ। माला को सिर पर रखकर सामने से देख, फिर दर्पण से मुंह दूसरी ओर घुमाने के लिए कहा, तो तुम आज मेरे प्रियतम को देखोगे नाग, अभी यह देखो। नाग ने मुंह घुमाया सोफिया की उंगली दर्पण की ओर, नागदत्त के प्रतिबिंब की ओर थी। मतलब शीशे में देखकर बोल रही है कि यही मेरा प्रियतम है। और फिर दूसरे ही क्षण उसने अपनी भुजाओं में नागदत्त का बांध उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। नागदत्त कितनी देर तक चुप रहा, फिर सोफी ने होठों को हटा अपने कपोल को उसके कपोल से लगाकर कहा, मेरा प्रियतम कितना अच्छा है नाग। सोफी, मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं समझता, मैं अपने को समझती हूँ। मेरे नाग, अब मृत्यु तक हम साथ रहेंगे। नागदत्त के आंसुओं का बांध टूटा। उसने कहा, मृत्यु तक? इसके बाद पांचवा व अंतिम दृश्य है। नागदत्त की बड़ी इच्छा थी सलामी की खाड़ी देखने की, जहां की यवन नौसेना ने पार्श्वों को जबरदस्त पराजय दी थी। दोनों स्थल के रास्ते चले जा रहे थे। नागदत्त अपने नया उत्साह पा रहा था और उसका ख्याल रह रहकर तक्षशिला की ओर जाता था। दोनों रास्ते में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वक्त सोफिया ने कहा, सुना ना नाग, फिलिप मर गया। अलिक सुंदर विद इन ब्रैकेट अलेक्जेंडरिया सिकंदर मकदूनिया का राजा बना है और वह बड़ी जबरदस्त सेना तैयार कर रहा है। तो सिकंदर कितना बड़ा सेनानी था और उसकी सेना कितनी विशाल थी, इसका जिक्र तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हाँ, वह सारे यवन विद इन ब्रैकेट भूमध्य सागर के तट पर अधिकार करना चाहता है। मतलब सारे पोर्ट्स को वह काबू में करना चाहता है भूमध्य सागर के। किंतु इसका पूर्वी और दक्षिणी विद इन ब्रैकेट मिस्र का तट तो पार्श्वों के हाथ में है। पार्श्वों मतलब ईरानियों के हाथ में है, जिसका अर्थ है वह पार्श्वों से युद्ध करना चाहता है और इस प्रकार गणतंत्री यवनों से अपने राज्य की स्थापना में सहायता लेना चाहता है। एक ढेले से दो चिड़िया मारना चाहता है। सोफी, शहंशाह को यवन सागर से हटाना, यदि और आगे न बढ़ सका तो और अभिमानी यवन गणों की राजभक्ति को प्राप्त करना। मतलब कई तरीके से राजनीतिक चाल वो चल रहा है। यदि ईरानियों से मिस्र तट नहीं हथिया सका तो दूसरे लोगों से सांठ-गांठ करेगा, उन्हें कुछ लालच देगा। अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने उसको शिक्षा दी। अरस्तु ने उसके साहस को बढ़ाया। दार्शनिक अरस्तु ने? हाँ, और उसके गुरु अफलातून ने। अफलातून मतलब प्लेटो। प्लेटो सबसे पहले दार्शनिक माने गए हैं इतिहास के। ने एक आदर्श गण की कल्पना की थी, किंतु उसने भी साधारण जनता को हरबाहा चरवाहा ही रखना चाहा। अरस्तु ने आदर्श गण की जगह आदर्श राजा चक्रवर्ती की कल्पना की। क्या जाने यह यवन चक्रवर्ती पार्श्व शहंशाह को हराकर कहां तक जाए। तो मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल की क्या आइडियोलॉजी थी उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्लेटो ने चाहा कि एक आदर्श यूटोपिया की उन्होंने कल्पना की, लेकिन उनके चेले जो एरिस्टोटल थे यानी कि अरस्तु थे, उन्होंने कल्पना की कि राजा को ताकतवर होना चाहिए, एक ताकतवर राजा देने की उन्होंने कल्पना की। एक बार पैर बढ़ा देने पर उसे रोकना अपने हाथ में नहीं रहता सोफी। और मेरा सहपाठी विष्णुगुप्त चाणक्य भी मगध में चक्रवर्ती खोजने गया है। क्या यवन और हिंदू चक्रवर्तियों का सिंधु तट पर मिलन तो ना होगा? पहली पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में सोफी। किंतु तब पृथ्वी कितनी छोटी हो जाएगी। मतलब यूनानियों और हिंदू चक्रवर्तियों का, मतलब भारत की सरजमी पर इन लोगों का जो है संघर्ष होना तय है। सिकंदर और पोरस के बारे में कहानियां तो हमने सुनी ही हैं। पहली पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में सोफी, किंतु तब पृथ्वी कितनी छोटी हो जाएगी। समुद्र तट से वह नाव पर सलामी के लिए रवाना हुए। समुद्र शांत था, हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। मतलब तूफान से पहले वाली शांति जिसे कहते हैं।
सोफी और नागदत्त 2 शताब्दी पहले के इस समुद्र को बड़े कृतज्ञतापूर्ण हृदय से देख रहे थे। इसने ही पांडवों की नौवाहिनी को ध्वंस करने में सहायता प्रदान की थी। समुद्र में काफी दूर चले जाने पर एक भारी तूफान आया। दोनों अभी इस ख्याल में थे कि यह 100 साल पहले वाला तूफान है। उसी वक्त उनकी टूटी नौकाहारियों के भयभीत चेहरों पर पड़ी उनकी दृष्टि, और फिर देखा कि पाल टूट गया और नाव करवट लेने लगी। स्थिति स्पष्ट थी। सोफी ने इसी वक्त नागदत्त को अपनी भुजाओं में बांध छाती से लगा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब उसने कहा, मृत्यु तक। हाँ, मृत्यु तक, कह नागदत्त ने सोफिया के होठों पर अपने होठों को रख दिया। फिर दोनों 4 भुजा पाशों में बंध गए। दूसरे क्षण नाव उलट गई। दोनों सचमुच मृत्यु तक साथी रहे। एकदम टाइटैनिक जैसी फीलिंग आ रही है इसको पढ़ के। तो यहाँ पर ये 10वीं कहानी नागदत्त समाप्त होती है। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई बात ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो उसे भी जरूर मेंशन कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे समझा सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। असहमतियों का भी स्वागत है। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी इसकी 11वीं कहानी के साथ। जय भीम, धन्यवाद।